हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पर। क्लास 9th के मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं इस सेशन में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज कराने वाला हूं। जी हां, किस चैप्टर के? क्लास 9th का चैप्टर 13 जिसका नाम है व्हाई डू वी फॉल इल। और इस चैप्टर के हमने दोनों टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब बारी है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज की। तो चलिए, एनसीईआरटी के बुक में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनका सलूशन क्या होगा वो हम जानते हैं। तो शुरू करें। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, है ना। अब देखो, क्वेश्चन नंबर जो पूछा है पहले पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू फॉल इल इन द लास्ट 1 ईयर? पिछले 1 साल में आप कितने बार बीमार पड़े? तो पहली चीज बच्चों ये है कि ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा साल में 2 बार बीमार पड़ा, कोई 5 बार बीमार पड़ा, कोई बीमार ही नहीं पड़ा। तो और बीमारी भी उनकी अलग अलग थी। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा इसका आंसर अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है मैं अपने अनुसार बताऊंगा, ठीक है। उसमें जरूरी नहीं कि वही आंसर आपका भी हो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं साल में 3 बार बीमार पड़ रहा हूं तो जरूरी नहीं आप भी साल में 3 बार बीमार पड़ेंगे, है ना। तो क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पहली बात तो ये पूछा है। अगला चीज क्या पूछा है? व्हाट वेयर द इलनेस? आप कितने बार बीमार पड़े और आपको बीमारी कौन सी हुई? तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो आई हैड फॉलन थ्राइस इन द लास्ट 1 ईयर, यानी कि मैं पिछले साल 3 बार बीमार पड़ा। और मुझे कौन कौन सी बीमारी हुई? तो मुझे 3 टाइप की जो बीमारी हुई वो थी मलेरिया, एक था टाइफाइड और दूसरा था कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब इस क्वेश्चन 1 में फर्स्ट पार्ट जो पूछा है ए, उसका आंसर देखते हैं। Think of one change you could make in your habits in order to avoid any of the above illness। यानी कि आप अपने अंदर ऐसा कौन सा चेंज, बदलाव लाना चाहते हो ताकि आपको ये बीमारी ना हो। तो अगर मैं अपने अंदर बात करूं तो सबसे पहले तो आप, अगर मुझे पता है कि मैं टाइफाइड हुआ है और टाइफाइड गंदा पानी पीने से होता है, तो सबसे पहले एक चीज़ ये ज़रूरी है कि मैं ये चेंज करूँगा कि मैं क्लीन वाटर पीऊँ और अच्छा खाना खाऊँ। अच्छा खाना खाऊँगा, हेल्दी खाना खाऊँगा तो मेरी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, है ना, मुझे कोई बीमारी भी नहीं होगी। और साफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन वाटर पीने से मुझे इन सभी इन्फेक्शन बीमारियों का खतरा भी नहीं होगा। तो एक चेंज मैं अपने अंदर लाना चाहूँगा कि मैं क्लीन वाटर पीऊँ और हेल्दी खाना खाऊँ, ठीक है। चलिए, दूसरा, अवॉइड स्टोरेज ऑफ वाटर एट वन प्लेस फॉर लॉन्गर टाइम। क्यों? मुझे मलेरिया हुआ था। और मलेरिया कब होता है? जब एक जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। आपने देखा होगा कूलर में पानी इकट्ठा हो जाता है, गमले में पानी इकट्ठा हो जाता है बरसात के मौसम में, और उस रुके हुए पानी में जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो या फीमेल मॉस्किटो है वो अपने अंडे दे देती है और उस अंडे से बनते हैं लार्वा। और लार्वा जितना ज़्यादा बनेंगे उतना ज़्यादा मॉस्किटो की पॉपुलेशन होगी और उतना ज़्यादा मॉस्किटो मुझे काटेंगे और मुझे क्या हो सकता है? मलेरिया। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बीमार ना पड़ूँ, मुझे मलेरिया ना हो, तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि पानी कहीं भी रुके ना, क्योंकि पानी रुकेगा तो मच्छर पैदा होंगे और मच्छर पैदा होंगे तो काटेंगे ही और मुझे मलेरिया तो होना ही होना है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि टू अवॉइड स्टोरेज ऑफ वाटर एट वन प्लेस फॉर लॉन्गर टाइम, यानी किसी एक जगह, चाहे गमला हो, कूलर हो, कहीं भी पानी रुके ना। पानी रुकेगा तो फिर मच्छरों का खतरा बना रहेगा, ठीक है। तो ये दूसरा चेंज मैं अपने अंदर लाना चाहूँगा, मतलब अपना ध्यान में रखना चाहूँगा, ठीक है। तीसरी चीज़ है अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। यानी कि अब जैसे कॉमन कोल्ड है, फैलता है ना, किसी को सर्दी जुकाम है, अगर मैं उसके करीब हूं तो मुझे भी हो सकता है। तो मैं ऐसे पर्सन, यानी इन्फेक्टेड पर्सन जिसको कॉमन कोल्ड है या मान लो टाइफाइड है, मैं उससे दूरी बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं दूरी बनाऊंगा, मैं उसके कपड़ों को नहीं छूऊंगा, मैं उसके शरीर को नहीं छूऊंगा, तो इससे मुझे इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, और अगर मैं करीब गया तो मुझे फैल सकता है। तो मैं अपने अंदर ये 3 चेंजेस लाना चाहूँगा ताकि मुझे ये 3 बीमारियाँ जो मुझे पिछले साल हुई थी वो ना हो
हो सकता है आपको ये 3 बीमारियां ना हो, कोई और बीमारी हो। तो वही मैंने कहा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग होगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि मैं अपने अंदर क्या चेंज लाऊंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, बी पार्ट, थिंक ऑफ वन चेंज यू वुड विश फॉर इन योर सराउंडिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड मोस्ट ऑफ द अबव इलनेस। यानी ये जो बीमारियां हैं ये आपको ना हो, इसके लिए आप अपने सराउंडिंग में, आप अपने सोसाइटी में, अगल बगल के जो एरिया में वो क्या चेंज करना चाहेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैंने देखा कि गंदगी बहुत ज़रूरी है साफ करना। तो वेस्ट, जहां भी कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है उसका कूड़ा कचरा इकट्ठा ना हो, मैं ये चाहूंगा। टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ गार्बेज इन द वर्क प्लेस एंड मार्केट, घर में, मार्केट में, जहां भी हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं भी कूड़ा इकट्ठा ना हो। कूड़ा इकट्ठा होता है तो मक्खियां पनपती हैं, और मक्खियां हाउस फ्लाई बीमारियों का घर होती हैं, बीमारी फैलाती हैं। तो मुझे टाइफाइड भी हो सकता है, मुझे कोई दूसरी बीमारी भी हो सकती है ना। तो मैं कूड़ा इकट्ठा नहीं होने दूंगा, ये मैं अपनी कोशिश करूंगा। मैं अपने शहर के नगर निगम के एम्प्लॉयज़ को बोलूँगा कि कूड़ा उठा कर ले जाओ, है ना। ये देखो स्टाफ क्या कर रहा है, कूड़ा ले जा रहा है ना। तो ये मैं अपने सराउंडिंग, अपने घर के आसपास में ये काम करवाऊंगा, कूड़ा इकट्ठा नहीं होने दूंगा। और एक काम और करा सकता हूँ, प्रोमोटिंग सैनिटेशन इन रूरल एरियाज। अगर मैं गाँव में रहने वाला हूँ तो मैं सबके घर ये कोशिश करूंगा कि क्या बने, टॉयलेट बने। सबको समझाऊंगा कि खुले में शौचालय यानी सैनिटेशन करना सही नहीं है, खुले में बाथरूम करना सही नहीं है, इससे बीमारी फैलती है। तो बाहर अपने अगल बगल में अगर ये स्टेप, ये चेंज कराऊंगा, ये चेंजेस लाऊंगा, तो मुझे ये जो बीमारी हुई थी पिछले साल वो नहीं होगी, है ना। तो ये रहा इस पहले क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों समझ में आ गया ना। नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, ए डॉक्टर, नर्स या हेल्थ वर्कर इज एक्सपोज टू मोर सिक पीपल देन अदर्स इन द कम्युनिटी। समाज में डॉक्टर, नर्स और हेल्थ वर्कर ज्यादा बीमार लोगों के, बीमार पेशेंट के करीब रहते हैं कि नहीं? जी हाँ, हम तो अपने घर में सुरक्षित हैं, लेकिन डॉक्टर जो हॉस्पिटल में है वो तो अगल बगल सभी पेशेंट से घिरा है, और ऐसे लोगों से घिरा है जो सभी बीमार हैं। किसी को टाइफाइड हुआ है, किसी को सर्दी जुकाम हुआ है, किसी को कॉलरा हुआ है। तो ऐसे परिस्थितियों में, ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर, नर्स और हेल्थ वर्कर तो सबसे ज्यादा खतरे में हैं। तो उनको अगर बचना है, अपने शरीर को बचाना है, बीमार होने से बचना है, तो पता लगाओ कि वो क्या क्या, फाइंड आउट द मेथड वेज शी और शी अवॉइड्स गेटिंग सिक हरसेल्फ और हिमसेल्फ। मतलब किस तरीके से वो अपने आप को इन बीमारियों से बचा सकते हैं, अपने आप के शरीर को और अपने को, है ना। यही पूछा है ना। तो चलिए अब आप सोचिए जरा, डॉक्टर और नर्स और हेल्थ वर्कर किस तरीके से अपने आप को बचाते हैं। तो आपने देखा होगा डॉक्टरों को ग्लव्स पहनते हुए, देखा है कि नहीं? ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो ग्लव्स पहन के जा रहे हैं, है ना। तो आमतौर पे भी ग्लव्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? वो इसलिए पहनते हैं ताकि वो किसी इन्फेक्टेड सरफेस को ना छुए। अगर मैं बीमार हूं तो मेरा बॉडी क्या है, इन्फेक्टेड है, और डॉक्टर मेरे बॉडी को अगर अपने हैंड से छुएगा, टच करेगा, तो ये इन्फेक्शन उसको भी फैल सकता है। तो इसीलिए अगर डॉक्टर ग्लव्स का यूज करे तो सेफ रहेगा। दूसरी चीज, डॉक्टर जब भी किसी पेशेंट को टच कर रहा है या किसी का ऑपरेशन कर रहा है, तो ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के बाद सैनिटाइजर या कह लो साबुन से हाथ धोना बहुत जरूरी है। वॉशिंग हैंड विद सोप और सैनिटाइजर, इस तरीके से भी वो अपने हेल्थ को बचा सकता है, ठीक है, ताकि बैक्टीरिया मर जाएंगे और डॉक्टर या नर्स या हेल्थ वर्कर बीमार नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर बात करें हॉस्पिटल में, जहां डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर सभी लोग रहते हैं, तो हॉस्पिटल में साफ सफाई भी बहुत जरूरी है। तो जैसे घर में पोछा हम लगाते हैं फिनाइल का यूज करके, ठीक उसी तरह फिनाइल क्या है, फिनाइल एक टाइप का डिसइंफेक्टेंट है। ठीक उसी तरह हॉस्पिटल में भी जो फ्लोर है उसकी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, वो भी किसका यूज करके, डिसइंफेक्टेंट का यूज करके।
तो ऐसे में हॉस्पिटल साफ सुथरा रहेगा और ना पेशेंट और बीमार पड़ेंगे, ना डॉक्टर बीमार पड़ेंगे, ना नर्स बीमार पड़ेंगे, है ना। तो साफ सफाई तो हॉस्पिटल में भी होना जरूरी है, वो भी केवल पानी से नहीं, डिसइंफेक्टेंट से साफ सफाई होना जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आखिरी स्टेप ये है कि जो भी हॉस्पिटल से मेडिकल वेस्ट निकल रहा है, इंजेक्शन हो गया, यूज किया हुआ ग्लव्स हो गया, है ना, देखो यहाँ इंजेक्शन दिख रहा है, यहाँ यूज किया हुआ ग्लव्स दिख रहा है, अगर ये खुले में छोड़ दिया जाए तो इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। मान लो जमीन पर यूज किया हुआ सिरिंज, किसी के शरीर में सिरिंज लगाया गया था और उस सिरिंज, अब इन्फेक्शन उस सिरिंज में आ गया और वो सिरिंज हमने जमीन पे फेंक दिया और कोई गया और पैर रख दिया, वो सिरिंज उसके पैर में चुभ गया और वो इन्फेक्शन एक हेल्दी पर्सन को क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, अब वो भी बीमार। तो इसीलिए मेडिकल वेस्ट को हम ऐसे खुले में नहीं फेंक सकते, इसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, किसी के हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में ये मेडिकल वेस्ट नहीं आना चाहिए, है ना। तो अगर ये 4 स्टेप को यूज किया जाए या 4 स्टेप पर ध्यान दिया जाए, इन चीजों को फॉलो किया जाए, तो एक डॉक्टर, नर्स और हेल्थ वर्कर अपने हेल्थ को बीमार होने से बचा सकता है ना, और हेल्दी रह सकता है। क्लियर। चलिए, ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं, कुछ और पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हो। मास्क लगाना, वो भी आप ऐड कर सकते हो, है ना। तो ये मेरे 4 पॉइंट्स थे, चाहो तो इसको समझ लो या अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कंडक्ट ए सर्वे इन योर नेबरहुड। अब देखो, इस टाइप का क्वेश्चन भी वेरिएबल है, मेरा कुछ और आंसर होगा, आपका कुछ और आंसर होगा, क्योंकि आपका जो नेबरहुड है और जो मेरा नेबरहुड है वो अलग अलग है, तो जो सर्वे हम करेंगे उसका रिजल्ट भी तो अलग अलग आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कोई फिक्स नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर अपने हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, हो सकता है कि आपका आंसर थोड़ा अलग हो, चलेगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन को कैसे जवाब दोगे ये देख लो, है ना। तो कंडक्ट ए सर्वे इन योर नेबरहुड टू फाइंड आउट व्हाट द 3 मोस्ट कॉमन डिजीजेस आर। मतलब आप अपने नेबरहुड में जहां भी आप रहते हैं, अगल बगल एक सर्वे कीजिए और ये पता लगाइए कि ऐसी कौन सी 3 बीमारियां हैं, 3 मोस्ट कॉमन डिजीजेस, जो ज्यादा लोगों को फैल रही हैं या हो रही हैं, है ना। तो मैंने सर्वे किया। अब सजेस्ट 3 स्टेप्स दैट कुड बी टेकन बाय योर लोकल अथॉरिटीज टू ब्रिंग डाउन द इंसिडेंस ऑफ दिस डिजीज। मतलब आपको फिर ये भी बताना है कि वो जो 3 बीमारियां आपके नेबरहुड में ज्यादा फैल रही थी, उनको कंट्रोल करने के लिए जो लोकल अथॉरिटीज हैं, यानी कि जो आप जहां रहते हैं वहां का जो भी नगर निगम है, वो क्या कर रहा है, वो कौन से 3 स्टेप ले सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं अपने हिसाब से आंसर बता रहा हूं। तो मैंने जब अपने नेबरहुड में सर्वे किया तो मुझे ये पता चला जो 3 मोस्ट कॉमन डिजीजेज हैं वो कौन सी हैं। एक है मलेरिया, दूसरी है ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी भी कहते हैं, और तीसरी है टाइफाइड। ठीक है, अब लोकल अथॉरिटीज इन 3 बीमारियों को मेरे नेबरहुड में कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप ले सकती हैं। तो ऐसी कौन सी वो स्टेप्स हैं जो लोकल अथॉरिटीज द्वारा लिया जा सकता है। तो जैसे ही मैंने देखा मलेरिया, तो लोकल अथॉरिटीज क्या कर सकता है, एक काम ये कर सकता है कि प्रॉपर फ्यूमिगेशन करे। आपने देखा होगा ना कि जब भी मलेरिया या डेंगू के केस बढ़ते हैं तो धुआं फैलाया जाता है, धुआं किया जाता है, उस धुएं से मच्छर मर जाते हैं। उस धुएं को करना क्या कहलाता है, फ्यूमिगेशन। तो अपने नेबरहुड में नगर निगम के जो एम्प्लॉयज हैं वो प्रॉपर फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, और प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ गार्बेज टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। भाई टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, ये बीमारियां कूड़े कचड़े से बहुत ज़्यादा फैलती हैं, क्योंकि कूड़ा कचड़ा जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ मक्खियाँ बैठती हैं, मक्खियाँ उसी इन्फेक्शन को हमारे खाने तक लाती हैं, और वो खाना अगर हमने खाया तो हम बीमार पड़ते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है जहाँ भी कूड़ा फेंका जा रहा है मेरे नेबरहुड में, वहाँ से कूड़ा नगर निगम वाले क्या करें, उसको उठाकर कहीं दूसरे जगह डंप करें दूर, ताकि जहाँ नेबरहुड में लोग रहते हैं वहाँ कोई इन्फेक्शन ना हो। तो प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए गार्बेज का। ठीक है, और टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो गंदा पानी पीने से हो जाती है, तो इसीलिए
सप्लाइंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, नगर निगम का या वहाँ की जल निगम जो है उसको, जल निगम भी तो लोकल अथॉरिटी है, तो उसको घर घर तक साफ पीने का पानी मुहैया कराना यानी लोगों को अवेलेबल कराना ये ज़रूरी है। तो अगर हम इन 3 स्टेप को लोकल अथॉरिटीज़ फॉलो करें तो मेरे नेबरहुड में ये 3 बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चला जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए जो 3 स्टेप मैंने बताया उसी को ये डायग्राम से समझाया है कि शहर से दूर जो भी गार्बेज है उसको डंप करना ज़रूरी है, घर तक साफ पानी पीने को सप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, और नेबरहुड में धुआं करना बहुत ज़रूरी है ताकि मच्छर मर जाए और मलेरिया जैसी बीमारी ना फैले, जो कि मेरे नेबरहुड में काफ़ी कॉमन थी। ठीक है, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 4? देखो, ए बेबी इज नॉट एबल टू टेल हर हिज केयर टेकर्स दैट शी ही इज सिक, व्हाट वुड हेल्प अस टू फाइंड आउट। यानी एक छोटा बेबी है, चाहे लड़का मान लो चाहे लड़की मान लो, और वो अपने माँ बाप को या गार्जियन को, पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे कि मुझे क्या परेशानी है। तो कैसे पता लगाया जाएगा कि बेबी बीमार है, बेबी इज सिक, कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो अगर बच्चा बीमार है तो ये पता कैसे चलता है? देखो ये पता सिम्टम से चलता है ना, चाहे कोई वयस्क एडल्ट, ठीक है, एडल्ट बीमार हो, क्या कोई टीनेजर लड़का लड़की बीमार हो या बच्चे बीमार होते हैं, ये पता सिम्टम से चलता है। बुखार, पेट दर्द, उल्टी आना, लूज मोशन, यही तो सिम्टम्स हैं जो बताते हैं कि नहीं ये जो पर्सन है या ये बच्चा है वो बीमार है। तो मैं कैसे पता लगाऊंगा? बच्चा तो बोल नहीं पाएगा, मम्मी पापा उसको अभी बोलना सीखा नहीं है, तो उसके सिम्टम से मैं पता लगाऊंगा। तो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? लूज मोशन होना, फीवर आना, वोमिटिंग उल्टी होना, खांसना या छींकना, है ना। ऐसे सिम्टम्स अगर मुझे बेबी में दिखे तो मैं ये पता लगा लूंगा कि बेबी क्या है, सिक है। और सिम्टम्स क्या होते हैं, या सिम्टम्स मतलब लक्षण। ठीक है, क्लियर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया। नेक्स्ट 4th में बी पार्ट जो पूछा है कि सिकनेस क्या होता है, तो बेबी सिक पता कैसे चला? सिम्टम से। लेकिन सिकनेस क्या होती है? तो सिकनेस वो कंडीशन होती है किसी भी इंडिविजुअल की जिसमें वो किसी न किसी डिजीज से, बीमारी से सफर कर रहा होता है और उसके शरीर में सिम्टम्स दिखाई देते हैं और वो अपने वर्क को प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाता, उस कंडीशन को ही क्या कहते हैं? सिकनेस कहते हैं। क्लियर कट, पता चल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, है ना बच्चों। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो तो जरा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ए पर्सन मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक। आपके सामने 3 कंडीशन दिए गए हैं, ए बी सी। इनमें से वो कंडीशन कौन सी है जिसमें पर्सन सबसे ज्यादा खतरा है उसके बीमार होने का, सिक होने का? तो पहला पर क्या लिखा है कंडीशन? व्हेन शी इज रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया, वो रिकवर कर रही है। व्हेन शी हैज रिकवर्ड फ्रॉम मलेरिया and is taking care of someone suffering from chicken pox. Third condition, when she is on a 4-day fast after recovering from malaria, यानी मलेरिया से रिकवर करने के बाद 4 दिन व्रत, फास्ट, कुछ नहीं खा रहे हैं, है ना। और साथ ही साथ ही या शी है, she is taking care of someone suffering from chicken pox, और साथ ही साथ वो किसी ऐसे पर्सन का केयर टेकर कर रही है जो कि चिकन पॉक्स से सफर कर रहा है। अब इन तीनों कंडीशन में सबसे ज्यादा बीमार होने का खतरा किस कंडीशन में है? तो साफ साफ नजर आ रहा है सी कंडीशन में है कि नहीं? क्यों, वाई? आप बताओ। पहली बात तो उसको अभी मलेरिया हुआ था और मलेरिया से वो अभी रिकवर की, तो बॉडी उसकी क्या हो गई? वीक। फिर 4 दिन उसने कुछ नहीं खाया, 4-day फास्ट, खाना पीना दाल रोटी सब बंद, तो बॉडी पहले ही कमजोर हो गई थी मलेरिया के वजह से। और इसके बाद जब वो उसको खाना पीने का समय आया तो उसने व्रत रखा, 4-day फास्ट, जिसके वजह से बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया होगा। और प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आपको क्या लगता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई होगी कि वीक हुई होगी? जाहिर सी बात है इम्यूनिटी वीक हो गई होगी।
और ऐसे कंडीशन में कि जब इम्यूनिटी वीक हो गई है, वो एक ऐसे पर्सन का टेक केयर भी कर रही है जिसको चिकन पॉक्स है, और चिकन पॉक्स बहुत तेजी से फैलता है ना। वायरस से होने वाला चिकन पॉक्स तो छूने से फैलता है। तो एक तो मेरी इम्यूनिटी कमजोर, ऊपर से मैं एक ऐसे पर्सन का ध्यान रख रहा हूं, ठीक है, या रख रही हूं जो कि चिकन पॉक्स से क्या है, उसको चिकन पॉक्स है। तो जाहिर सी बात है कि मेरी बॉडी उस चिकन पॉक्स के वायरस से लड़ना चाहेगी तो भी नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है। अभी मलेरिया से ठीक हुआ, फिर 4 दिन खाना पीना नहीं खाया क्योंकि मैं फास्ट पे था, तो फिर वायरस तो मेरे अंदर जाएगा चिकन पॉक्स का, और सब मुझे चिकन पॉक्स होने का खतरा बहुत ज्यादा होगा। समझ में आया ना। तो वही तो लिखा है, ए पर्सन इज मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक व्हेन शी इज ऑन ए 4-day फास्ट आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया एंड इज टेकिंग केयर ऑफ समवन सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स। तो ये वाली कंडीशन सबसे खतरनाक है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो उसकी इम्यूनिटी कमजोर है, और दूसरी तरफ वो ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में है जिसको चिकन पॉक्स है, और चिकन पॉक्स ऐसी बीमारी है जो छूने से फैलती है। और अगर शरीर की इम्यूनिटी कमजोर है तो आपको फिर जरूर चिकन पॉक्स हो जाएगा। वही लिखा है, आफ्टर रिकवरी फ्रॉम मलेरिया शी इज ऑन ए 4-day फास्ट, जिसके वजह से उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया। सो शी हैज मोर चांसेस, ज्यादा चांस है कि उसको इन्फेक्शन हो जाए चिकन पॉक्स का, क्योंकि चिकन पॉक्स फैलती है बहुत तेजी से, और इम्यूनिटी कमजोर हुई तो आप फिर उससे लड़ नहीं पाओगे उसके वायरस से, और आपको भी चिकन पॉक्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने देख लिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर यू मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक। इनमें से किस कंडीशन में सबसे ज्यादा बीमार पड़ने का खतरा है। पहला कंडीशन, व्हेन यू आर टेकिंग एग्जामिनेशन, जब आप अपना एग्जाम दे रहे हो। सेकेंड, व्हेन यू हैव द ट्रेवल्ड बाय बस एंड ट्रेन फॉर 2 days, तब जब आप बस या ट्रेन में 2 दिन तक सफर कर रहे थे। और थर्ड, व्हेन योर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स, जब आपका दोस्त मीजल्स से सफर कर रहा है। तो इन तीनों कंडीशन में सबसे ज्यादा खतरे वाली कंडीशन कौन सी है, किसमें आप बीमार पड़ने का चांस सबसे ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि एग्जाम दे रहे हैं आप, तो यहां कहीं नहीं लिखा कि आप बीमार हैं। आप हेल्दी हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सफर कर रहे हैं तो सफर में भी ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप बीमार ही पड़ जाएं। लेकिन आपका दोस्त को मीजल्स है, मीजल्स में ना चिकन पॉक्स जैसे क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे फोले पड़ जाते हैं। देखा है मीजल्स के पेशेंट को, जरा ध्यान से देखिएगा। और वो आपके मीजल्स जो बीमारी है वो आपके दोस्त को हो गई है, और दोस्त तो दोस्त ठहरे, आप मुलाकात तो करोगे, उनको टच तो करोगे, हाय हेलो तो करोगे, और ऐसे कंडीशन में मीजल्स आपको भी हो सकता है। तो ये कंडीशन सबसे ज्यादा रिस्की है। क्या है? रिस्की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। ऐसा क्यों ऐसा है कि जब अगर आपके दोस्त को मीजल्स हुआ है और आप उस दोस्त से मिलने गए तो आपको मीजल्स हो सकता है, क्योंकि मीजल्स वायरस से होता है, और वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन आसानी से फैल सकते हैं, टच करने से, कफिंग, स्नीजिंग, ठीक है, जूठा खाना खा लिया, जूठा पानी पी लिया, ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिससे मीजल्स के वायरस किसी हेल्दी पर्सन को जा सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। तो अगर आप अपने फ्रेंड के कांटेक्ट में आओगे तो आपको मीजल्स हो सकता है, और बहुत आसानी से। तो इसीलिए आप क्या करना चाहोगे, आप अपने दोस्त के घर तब तक नहीं जाओगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, है ना। तो वही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। यू आर मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक व्हेन योर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स। क्यों? वाई? दिस इज बिकॉज मीजल्स इज हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज, बहुत ही तेजी से फैलने वाली वायरल डिजीज है, विच कैन स्प्रेड बाय कफिंग, स्नीजिंग, टचिंग। Thus, staying away from your friend who is suffering from measles is the best option. दूर रहिए, आपका दोस्त ठीक हो जाए तब आप उससे मिलने जाइए, है कि नहीं? समझ में आया? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये रहा आंसर। तो बच्चों, इस तरीके से हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। इसी तरह अड्डा 24/7 क्लास 9 और 10 के साथ जुड़िए और पढ़िए। थैंक यू।